सो हम कामयाबी के साथ ये न्यूमेरिकल हम लोगों ने करनी है। एक दो न्यूमेरिकल और है कि हमारी बुक के अंदर है, उन न्यूमेरिकल्स को भी हम कर लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग मजीद अच्छी हो जाए। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है हमारे पास 11.5 बुक पेज 38। तो हम पेज 38 11.5 न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। इस न्यूमेरिकल के दो हिस्से उसने दिए हुए हैं। सबसे पहले पार्ट ए है हमारे पास, जिसमें वो हमसे कह रहा है डिटरमिन द एवरेज वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे बताइए, अगर मुझे एवरेज काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, और किसकी मालूम कर रहा है? ऑफ अ पार्टिकल, पार्टिकल की कह रहा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो वो किसके बराबर है हमारे पास? 3/2 kT। याद है आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला में लिखा था हाफ mv² बार, हाफ mv² बार, दिस इज 3/2 kT। ये हमें मालूम करनी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। और वो कह रहा है आइडियल गैस की एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 50। तो एक टेम्परेचर उसने दिया हुआ है हमें 0 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा टेम्परेचर दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस। यानी एक पार्ट में दो मजीद पार्ट उसे कर दिए। वी नो कि ये टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, खाली टी लिखा है केल्विन में जाएगा। तो प्लस 273 कीजिए, ये तो हो गया 273 के, और इसमें भी प्लस 273 कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 83, 93, 03, 1323, तो 323 केल्विन। ओके, ये दोनों कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले मैं बात करता हूं फॉर T इज इक्वल टू 0 डिग्री या 273 केल्विन। इसके लिए तो मैंने कहा कि हाफ mv² बार मेरे पास है 3/2, और k हम जानते हैं 1.38 एक्सपोनेंट -23, और टेम्परेचर मेरे पास कितना हुआ है? 273। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारे पास यहां से क्या आंसर आ जाएगा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद टेम्परेचर क्या रखेंगे? 323 यहां पर, और दूसरा आंसर निकाल लें। हरी अब जल्दी से कीजिए सर। पहले का 5.6511 × 10⁻⁻21 आ रहा है। ओके, पहले का आंसर आ रहा है, इसका आंसर है बुक में 5.65 एक्सपोनेंट -21 जूल। यही आ रहा है सर? यही आ रहा है, यही आ रहा है। और बुक में जो दूसरा आंसर है वो भी ठीक है। बस आपने जब T इज इक्वल टू कौन सा वाला करोगे? 50 वाला, 50 वाला। तो ये कितना हो जाएगा? 323। तो यहां पे आ जाएगा 323। तो बस सब कुछ ये रहेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर वो वाला आसान है, मेरा ख्याल कोई इशू नहीं है। मैं इसके बी पार्ट की तरफ जा रहा हूं। 11.5 का जो बी पार्ट है, देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल। किसी ने कोई पिक कर पाया कि काइनेटिक एनर्जी वही मालूम करनी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। ये हमें कह रहा है मालूम करने को, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये बताया था कि जब हम पर मोल की बात करते हैं तो हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यूज करते हैं, कैपिटल R। तो मुझे आज ये लिखना चाहिए कि ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल है, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 3/2 RT। वेरी गुड। अब वो कह रहा है इन्हीं टेम्परेचर के ऊपर आपने बताना है, इन्हीं टेम्परेचर पे। तो सबसे पहले फॉर T इज इक्वल टू 0 डिग्री यानी 273 केल्विन की बात कर लेते हैं। तो बड़ा सिंपल सा हो गया हमारे पास कि हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल लिखा इज इक्वल टू 3/2, R की वैल्यू 8.314, और टेम्परेचर मेरे पास कितना है? ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल लिखा हमने, तो 3/2 एज इट इज, R की जगह पे 8.314, और टेम्परेचर मेरे पास कितना है केल्विन के अंदर? 273। पहला आंसर आ जाएगा। दूसरे आंसर में आपने क्या करना है? इस टेम्परेचर की जगह पे 0 की जगह पे 50 यानी 323 रखें, यहां पे 323, तो आपका दूसरा आंसर भी आ जाएगा। तो मेरा ख्याल आसान सा है, यानी फॉर T इज इक्वल टू
50 डिग्री सेल्सियस 323 केल्विन। तो आपके पास होगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 8.314 और मल्टीप्लाई बाय 323। दैट्स इट। तो यहां से भी एक आंसर निकल आएगा, एक आंसर यहां से निकल आएगा। ओके, और ये आंसर ग्रुप वाले मैच करेंगे। मैं मुतमईन रहूं, उसको मिटा दूं। आपकी समझ में आ गया? मिटा दिया जाए न्यूमेरिकल्स को। 11.6 जिसके अंदर कौन से कह रहा है 2 kg आयरन ब्लॉक। तो मैं, अगर आप रेडी है तो मैं डायरेक्ट एम लिखता हूं। मैथ्स को मैंने लिखा है 2 kg, राइट। आयरन ब्लॉक है, मैं लिख देता हूं आयरन ब्लॉक, ताकि हमें याद रहे कि हम आयरन से डील कर रहे हैं। फ्रॉम ए फर्नेस, एक फर्नेस में से निकाला, वेयर इट्स टेम्परेचर वाज 650, जहां उसका टेम्परेचर कितना था 650 था। उसका जो टेम्परेचर था वो 650 डिग्री सेल्सियस था। एंड प्लेस ऑन ए लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस एट 0 डिग्री, और बर्फ के एक ब्लॉक के ऊपर उसको हमने रख दिया जिसका टेम्परेचर है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं एक तस्वीर बना के समझाना चाहूं तो ये एक हमारे पास आइस है, ठीक है, बर्फ का ब्लॉक है, उसके ऊपर मैंने अगर एक मेटल का पीस रख दिया गर्म, तो वो सारी हीट किसको देगा? वो अपनी सारी हीट ब्लॉक को देगा। सराउंडिंग में भी जाएगी, लेकिन हम आइडियल कंडीशन ले रहे हैं कि सारी हीट जो है वो किसको मिल रही है? आइस को। तो आइस क्या होगी? मेल्ट होगी। मेरी बात समझ रहे हो? आइस मेल्ट होना शुरू होगी। तो आइस जो मेल्ट होगी वो क्या बनेगा? वो बनेगा वाटर बनेगा। तो वो ये कह रहे हैं, यानी ये जो ब्लॉक हमने रखा हुआ है आयरन का, इसका टेम्परेचर 650 है, इसको फर्स्ट टेम्परेचर कह लो, सेकंड टेम्परेचर कह लो, और जो बर्फ का टेम्परेचर है वही टेम्परेचर किसका हो जाएगा? आयरन ब्लॉक का। इसको सेकंड टेम्परेचर कह लो और फर्स्ट टेम्परेचर कह लो। आमतौर पर ज्यादा टेम्परेचर हमारे पास जो होता है वो T2 होता है, जो कम टेम्परेचर होता है वो T1 होता है, इसलिए मैंने इसको T1 इसको T2 कह दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। Assuming that all heat given by the iron is used to melt the ice, सारी हीट जो आयरन दे रहा है वो पानी को, बर्फ को मेल्ट कर रही है, पानी बना रही है। तो वो कह रहा है कि हाउ मच आइस इज मेल्टेड, ये जो आइस मेल्ट हुई है, ये जो मेल्टेड आइस है, इसका जो मैस है वो कितना है, ये हमसे मालूम करने को कह रहा है। तो हमने कहा कोई इशू नहीं है, हम इसको उसी तरीके से करेंगे कि हीट लॉस बराबर है किसके? हीट गेन के। अब हीट लॉस किसने की है? आयरन ने। हीट गेन किसने की है? आइस ने। ओके, हीट लॉस डेल्टा क्यू, सही है, डेल्टा क्यू किसके लिए? आयरन के लिए, और डेल्टा क्यू किसके लिए? आइस के लिए। तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला है एम सी डेल्टा टी, किसके लिए? आयरन के लिए। अच्छा, आइस जो है वो मेल्ट हुई है। दो किस्म की हमारे पास होती हैं लेटेंट हीट होती है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, अपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, वो जो यहाँ पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं। एक को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब यह है कि आप 1 किलो बर्फ को पानी बनाते हैं, 1 किलो आइस को वाटर में कन्वर्ट करते हैं, तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है वो कितनी होगी? तो हमारे पास यहां पर, ये मैं इस जगह आपको बता देता हूं कि इसको हम कहते हैं LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। L फॉर लेटेंट हीट, F फॉर फ्यूजन। और इसका जो वैल्यू होती है वो 3.36 एक्सपोनेंट 5 होती है हमारे पास, जूल्स पर केजी। ओके, ये है वही हीट कैपेसिटी हमारे पास, राइट। तो जूल्स पर केजी 3.36 एक्सपोनेंट 5 जूल्स पर केजी हमें चाहिए होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां मुझे जो फॉर्मूला लिखना चाहिए LF। LF का मतलब है कि 1 किलो बर्फ को किसमें कन्वर्ट करना है? पानी में। अब हमने 1 किलो बर्फ को मेल्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास होता है पर केजी है ना, इसके मैं 1 किलो कह रहा हूं। ये तो हो गया LF। अब हमें तो नहीं मालूम ना कितनी बर्फ मेल्ट हुई है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? M से। ये M क्या है? मैस है किसका? मेल्टेड आइस का। LF क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 1 केजी के लिए। ओके, अच्छा, अब इनकी वैल्यूज को सिर्फ हमने रखना है। M कितना है आयरन का हमारे पास? वो होता है 2 DOM। C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आयरन की हमें एग्जाम में दी होती है, याद है हमें 499.8 होती है, मैंने लिख दिया इसको। और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है? यहां से आप देख सकते हैं टेम्परेचर 650 चेंज हुआ है। सो दिस इज 650 इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय
लेटेंट ऑफ फ्यूजन 3.36 एक्सपोनेंट 5, इस पूरी वैल्यू को उठा के यहां डिवाइड कीजिए, आपके पास m आ जाएगा। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 499.8 मल्टीप्लाई बाय 650 डिवाइडेड बाय 3.36 एक्सपोनेंट 5। तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट कर लीजिए। जी जनाब, कितना आ रहा है? 1.93375। सही है, 1.933, तो 1.93375। 75। ठीक है, ये इतना हमारे पास मैथ है जो कि किसका मेल्ट हो रहा है? आइस का मेल्ट हो रहा है। ये चीज समझनी है राइट हैंड साइड वाली, अगर क्लियर है। LF का मतलब है 1 kg को इतनी हीट चाहिए होती है। अब हमें मालूम क्या है कि कितना kg है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया m के साथ, दैट्स इट। 1 kg को इतनी चाहिए, इतनी हीट चाहिए, तो 2 kg को मल्टीप्लाई बाय 2, 3 kg को मल्टीप्लाई बाय 3, 4 kg को मल्टीप्लाई बाय 4, 10 kg को मल्टीप्लाई बाय 10। तो हमें तो नहीं मालूम कितने kg, तो हमने मल्टीप्लाई बाय m लिख दिया, वही m हमने मालूम कर दिया। मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहां लगे न्यूमेरिकल हमारे जहां तक हमने अब तक पढ़ा हुआ है वो न्यूमेरिकल हमारे हो गए कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर जाएंगे और थ्योरी के टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद फिर उसी के न्यूमेरिकल करेंगे।